नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हिंदी व्याकरण के तहत हम 2 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज उसी श्रृंखला का ये तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें भी 5 सेकंड का टाइमर दिया गया है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। 72 के आगे 73 से क्वेश्चन नंबर 73 ये समास से संबंधित है। रसोई घर, जिसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर में कौन सा समास है। पिछले वीडियो में साथियों हमने समास के प्रकार पर चर्चा कर चुके हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर तत्पुरुष समास। देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। आप सारे वीडियो पहला, दूसरा, तीसरा को आप देखते चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें, कुछ चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं, वही नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रसोई घर। इसका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। कई परीक्षाओं में ये शब्द विशेष रूप से पूछ दिया जाता है। 74 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर में कौन सा समास है। देखिए समास के बारे में आपको विस्तार से जाना है तो साथियों आप हमारे चैनल में चले जाइए जीत एजुकेशन में, वहाँ पर आपको समास का विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। तो इसलिए आजीवन का समास हो जाएगा अ नंबर अव्ययी भाव समास। हमारा इस अव्यय भी बना हुआ है। अव्यय का मतलब है जो खर्च नहीं होता, अर्थात जिसके रूप नहीं बदलते। इसमें देखिए आजीवन में आ, भर, यथा, बे, इस तरह के शब्दों से जो शब्द बनता है वहाँ पर हो जाता है अव्ययी भाव समास। आजीवन, आमरण, आसमुद्र, आजन्म, ये 4 बहुत ही कंफ्यूजन है और हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखिए आजीवन, आजन्म, आसमुद्र और आमरण, ये चारों अव्ययी भाव समास से संबंध रखते हैं। चलते हैं 75 क्वेश्चन की ओर। नील गाय, नीली है जो गाय में कौन सा समास है। देखिए बहुत ही सरल है। जैसे अव्ययी भाव अव्यय से संबंधित है, उसी तरह से स नंबर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किससे संबंधित है। विशेष, विशेषण, उपमेय, उपमान, एक दूसरे की विशेषता बताता है। देखिए नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता बताई जा रही है, ये विशिष्ट विशेषण है। जैसे चरण कमल बोल दिया जाए तो कमल के समान चरण, ये उपमेय उपमान में आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों एक शब्द आगे वाला दूसरे की विशेषता बताता है, वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। 76 क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब, 5 आबों, नदियों का समूह या समाहार में कौन सा समास है।
हमने एक ही उदाहरण ही लिया है, ज़्यादा उदाहरण नहीं लिया क्योंकि वीडियो और लंबा हो सकता था। तो उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता क्या है? संख्यावाची। पहला शब्द संख्यावाची होता है, जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, चतुर्भुज, पंचवटी, पंजाब, षटकोण, षड्ऋतु, सप्तऋषि और अष्टभुज, नवग्रह। इस तरह से जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ये पंजाब 5 आबों नदियों का समूह भी द्विगु समास का उदाहरण है पंजाब। 77 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पाप पुण्य। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? बहुत ही सरल समास है, सबसे सीधा साधा समास में बोले तो यही समास है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर द्वंद्व समास। इस समास की विशेषता है दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, भाई बहन, माता पिता, खाना पीना, राजा रानी, ये सारे किस समास के उदाहरण हो गए? द्वंद्व समास के। और इनके बीच में और नहीं तो या, नहीं तो अथवा का प्रयोग किया जाता है, ये द्वंद्व समास है। 78 में देखते हैं कर कमल। कर के समान कमल के समान कर, कर मतलब हाथ, में कौन सा समास है? देखिए कर कमल, कमल के समान कर। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर कर्मधारय समास। ये किस पर आधारित है? उपमेय उपमान पर। हमने वहाँ नील गाय देखा, विशेष्य विशेषण है, एक दूसरे की विशेषता बता रहा है। यह उपमेय उपमान आपको उपमा अलंकार में मिलेगा। उपमा अलंकार के जो 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, वाचक शब्द, उसी के आधार पर उपमा अलंकार को पहचाना जाता है। आप हमारे अलंकार का वीडियो है, आप उसको देख सकते और ये उदाहरण आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये उपमेय उपमान है। एक कमल के समान कर, हाथ को कमल के जैसा बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी समास हो गया? स नंबर कर्मधारय समास हो गया। 79 क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ। देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी में कौन सा समास है? देखिए आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर बहुब्रीहि समास। आपके मन में ये प्रश्न आएगा सर ये तो नीलकंठ एक दूसरे की विशेषता बता रहा है, फिर कर्मधारय तो हो सकता है। तो आप गलत कह रहे हैं। इसका विग्रह देखिए, वहाँ पर ये नीलकंठ कर्मधारय में हो जाएगा तो क्या होगा? नीला है कंठ, नीला है जो कंठ हो जाएगा, नीला है जो कंठ, ये हो जाएगा। अर्थात कंठ की विशेषता है, नीला है जो कंठ। लेकिन क्योंकि इसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय में थोड़ा सा अंतर है, वह है विग्रह में। कर्मधारय में क्या है? केवल विशेष विशेषण है, उपमेय उपमान है। लेकिन बहुब्रीहि क्या है? जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा प्रधान होता है जिसकी ओर इंगित किया जाता है, संकेत किया जाता है, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। इसलिए यहाँ पर विग्रह देखिए,
नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका कंठ नीला होता है? तीसरे की ओर इशारा हो रहा है ना, शिव जी की ओर। ये इसकी विशेषता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि होता है। जैसे हम बोल देंगे महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है। लेकिन बोल देंगे महान है जो आत्मा, अर्थात कौन? गांधी जी, विवेकानंद और अन्य कोई महापुरुष का नाम लिख देंगे तो वह क्या बन जाएगा? कर्मधारय नहीं, बहुब्रीहि बन जाएगा। जहाँ पर पहले और दूसरे पद को छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जाता है, इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, वहाँ पर हो जाता है बहुब्रीहि समास, न कि कर्मधारय समास। इसी तरह से साथियों एक और यहाँ पर मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुब्रीहि समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों समास के उदाहरण प्रयुक्त होते हैं। अंतर केवल विग्रह में होता है। द्विगु समास संख्यावाची हैं। जैसे बोल दिए चतुर्भुज, द्विगु में क्या हो जाएगा? चार भुजाओं का समूह या समाहार। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा? चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। दशानन, आप बोलोगे ये क्या है, तो उसके विग्रह पर निर्भर करेगा। दशानन संख्यावाची भी है, द्विगु भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, क्योंकि हम उसमें लिख दिए 10 आननों का समूह या समाहार, तब वह हो जाएगा द्विगु समास। उसी को बोल दिया जाए 10 है आनंद जिसके, अर्थात आनंद मीन्स मुख। कौन, किसके 10 मुख थे? रावण के थे। तो वहां पर रावण हो जाएगा 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, थर्ड की ओर इशारा कर रहा है, तब वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ये ध्यान रखिए। इसलिए ये अंतर, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षाओं में, क्योंकि तत्पुरुष सॉरी कर्मधारय और द्विगु दोनों बहुब्रीहि समास से मिलते जुलते हैं। केवल विग्रह में अंतर होता है, विग्रह के अनुसार उसके समास के नाम बदल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने स्पष्टीकरण कर दिया, और आपको विस्तार से देखना है तो हमारा ऑलरेडी समास का भी वीडियो बना हुआ है और अलंकार का भी वीडियो बना हुआ है। आप दोनों में जा कर के देख सकते, आप दोनों समझ में आ जाएगा। चलते हैं 80वें प्रश्न की ओर। राजपुरुष, राजा का पुरुष में कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, तत्पुरुष समास। आपको तत्पुरुष समास की विशेषता भी बता देता हूं। तत्पुरुष समास क्या होता है? कर्मधारय समास विशेष विशेषण है, अव्ययी भाव अव्यय पर आधारित है, द्विगु समास संख्या पर आधारित है, और द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है। कर्मधारय बहुब्रीहि समास तीसरे पद की ओर संकेत करता है। लेकिन तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष वास्तव में कारक चिन्हों पर आधारित है। हमारे कारक चिन्ह कितने हैं? 8 प्रकार के कारक हैं। उसमें फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, कर्ता कारक और संबोधन कारक। कर्ता ने छोड़ दो, संबोधन हे अरे हो छोड़ दो। ये कारक को छोड़ करके जितने भी मिडल में 6 कारक बनते, उन कारक चिन्हों पर ही उस समास का विग्रह होता है, उस विग्रह में उसका चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर राजपुरुष समास है, उसका विग्रह करने पर देखिए
का जुड़ गया, संबंध कारक का के की, राजा का पुरुष। इस तरह से हमने पिछले में भी देखा। रसोई घर, रसोई के लिए जुड़ गया, तो इस तरह से उसमें कारक चिन्हों का यानी परसर्ग चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। तो इसलिए यहाँ पर राजा का पुरुष में कौन सी समास बन गया? तत्पुरुष समास हो गया। किसी भी समास में कारक चिन्हों का ऐसा प्रयोग नहीं होता जैसा कि तत्पुरुष समास में होता है। इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उसी कारक चिन्हों के आधार पर, कारक के प्रकार के आधार पर। ये आपको स्पष्ट कर दिया जा रहा है। अब देखते हैं 81 क्वेश्चन में क्या है। आ गया यहाँ पर, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य भेद आ गया, बहुत ही सरल है। रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, इससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न उदाहरण देखने को मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पद के कितने हैं? 5 भेद हैं। शब्द के कितने हैं? 5 भेद हैं। ये सारे आपको याद रहना चाहिए। संज्ञा के कितने हैं? 3 हैं। सर्वनाम के 6 हैं। ये सारे आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं 82 क्वेश्चन की ओर। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद प्रकार में कौन शामिल हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद कौन कौन से हैं? हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए। उपर्युक्त सभी, द नंबर ऑप्शन। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अब इनसे संबंधित एक एक उदाहरण लिया गया है साथी। चलिए देखते हैं 83 क्वेश्चन की ओर। हाँ, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद या प्रकार हैं? देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। रचना की दृष्टि से 3 है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। 8 भेद हैं। देखिए अर्थ की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। 84 क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद प्रकार में कौन शामिल हैं? देखिए आप अंदाजा लगाइए कौन कौन से 8 भेद हो सकते हैं। यहाँ पर हमने आपकी सुविधा के लिए देखिए एक ऑप्शन बड़ा करके रख दिया, लेकिन 8 का नाम हमने बता दिया। पहला है विधानवाचक या विधिवाचक भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिवाचक, 5वां आज्ञावाचक, 6वां इच्छावाचक, 7वां संदेहवाचक और 8वां संकेतवाचक वाक्य होते हैं। ये अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार हैं। चलते हैं 85 क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे में वाक्य के प्रकार है। देखिए ये किस तरह का वाक्य है। आप वाक्य रूपांतरण से संबंधित हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने पूरा बताया है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य विस्तार से, तो वहाँ पर जा कर के भी आप देख सकते हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे में ऑप्शन हो जाएगा अ नंबर सरल वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल सीधा होता है, उसमें किसी प्रकार का अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं होता, चूंकि, किंतु, परंतु और अथवा इसलिए नहीं होता। वह सीधा सीधा होता है और बिना विभक्ति के होते हैं, इसलिए सरल वाक्य होता है। संयुक्त और मिश्र में हम उसके बारे में बताएंगे। तो सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे वाक्य है सरल वाक्य। 86 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 86 में? वह परिश्रमी था और सफल था में वाक्य भेद है। वह परिश्रमी था और सफल था में हम सीरियल वाइज ले रहे हैं। सरल वाक्य के बाद क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर
संयुक्त वाक्य की विशेषता है क्या है? वह दो स्वतंत्र वाक्य होता है, उसके बीच में वही अव्यय का प्रकार, संबंध बोधक अव्यय में और, इसलिए का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए और आया है। ये दो वाक्य है, दो वाक्यों को उस शब्द, अव्यय शब्द और के द्वारा जोड़ दिया गया है, इसलिए संयुक्त बन गया। ये संयुक्त की विशेषता है। वह परिश्रमी था और सफल था, क्योंकि बीच में और आ गया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। 87 क्वेश्चन में क्या है, चलते हैं 87 क्वेश्चन की ओर। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था में वाक्य के प्रकार है। देखिए स नंबर हो जाएगा मिश्र वाक्य। पहला सरल देखे, दूसरा संयुक्त देखे, तीसरा मिश्र देखे। मिश्र वाक्य की विशेषता है साथियों, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, दोनों मिलकर के ही पूर्ण होते हैं। और इसमें शुरू में कुछ अव्यय शब्द जुड़ जाता है या बीच में जोड़ दिया जाता है, जैसे कि जो, क्योंकि, तथापि, यद्यपि, इस तरह के शब्द जुड़ जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है मिश्र वाक्य। मैंने एक व्यक्ति देखा जो आ गया, जो बहुत लंबा था, देखिए, तो इस तरह से मिश्र वाक्य है। मैंने सरल वाक्य में क्या बताया, बस बिल्कुल सरल होता है, कोई विभक्ति नहीं होता, किसी तरह का अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं होता। संयुक्त में क्या है, बीच में और, इसलिए, परंतु ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य बिल्कुल अलग होता है और दोनों को जोड़ने के लिए जो, वह, यद्यपि, तथापि, क्योंकि ऐसे शब्दों को रखा जाता है, तब वह हो जाता है मिश्र वाक्य। 88 क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 88 क्वेश्चन की ओर। मैं कल बेंगलुरु गया था में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार आ गया, 8 भेद हैं। ऑप्शन हो जाएगा अ नंबर, विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है साथियों, यह किसी कार्य के करने या होने का संकेत देता है, या किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, वहाँ पर होता है विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य। इससे संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल में है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। मैं कल बेंगलुरु गया था में विधानवाचक वाक्य होगा। 89 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय हो में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। देखिए क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, इच्छावाचक, अर्थात किसी की मनोकामना पूरा करने के लिए जो आशीर्वाद दिया जाता है, उसके बारे में जो भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घायु हों, आप चिरंजीवी हों, ऐसे शब्द इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। वर्षा कम होती तो फसल अच्छी होती में अर्थ की, वर्षा होती
तो फसल अच्छी होती में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर संकेतवाचक। इसमें एक का कार्य दूसरे के होने पर निर्भर करता है। जैसे बोला जाता है मोहन आता तो सोहन दिल्ली जाता, वह अच्छा पढ़ता तो परीक्षा में सफल होता। परीक्षा में सफल होना किस पर निर्भर है? पढ़ने पर निर्भर है। उसका दिल्ली जाना किस पर निर्भर है? उस व्यक्ति के आने पर निर्भर है। तो इसलिए यहाँ पर फसल अच्छा होना किस पर निर्भर हो गया? वर्षा पर निर्भर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा संकेतवाचक। एक का कार्य दूसरे के होने पर निर्भर होता है, वहाँ पर होता है संकेतवाचक वाक्य। चलते हैं 91 क्वेश्चन की ओर। संभवतः कल वर्षा होगी में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। देखिए संभवतः आ गया, संभवतः होने से ही आपको पता चल जाना चाहिए ये किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन हो जाएगा स नंबर संदेहवाचक वाक्य। संदेह, संकेत नहीं। देखिए संकेत और संदेह में अंतर है। शायद, संभवतः, हो सकता है, इस तरह के संभावना व्यक्त किया जाता है। शायद, संभवतः, तो वहां पर हो जाएगा संदेहवाचक। मन में डाउट, क्लियर नहीं, तो इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है संभवतः कल वर्षा होगी में। चलते हैं 92 क्वेश्चन की ओर। आप अपना काम करो में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। देखिए आप अपना काम करो, वाक्य से ही पता चल रहा है किस तरह का वाक्य है। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, आर्डर, जैसे शिक्षक कक्षा में बोलते ना शांत रहो, बैठ के पढ़ाई करो, लिखो, तो इस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें आर्डर, आज्ञा दिया जाता है, तो वहां पर हो जाता है आज्ञावाचक वाक्य। आप अपना काम करो। 93 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। आहा कैसा सुंदर दृश्य है में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। देखिए आहा, तो चिन्ह देख करके ही आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरह का वाक्य है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ऑप्शन हो जाएगा द नंबर विस्मयादिवाचक वाक्य। ये अव्यय का चौथा प्रकार है। अव्यय के से संबंधित हमारा वीडियो भी है साथियों, आप देख सकते। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आहा, ये विस्मय वाले सारे में उस शब्द के बाद एक खड़ी लकीर डाल के बिंदी डाल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है विस्मय सूचक चिन्ह। विराम चिन्हों के प्रयोग में भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आहा कैसा सुंदर दृश्य है, ये क्या हो जाएगा? विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाएगा। 94 क्वेश्चन में देखते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। बहुत ही सरल है, नहीं बोल दिया तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा निषेधवाचक। न, नहीं, मत, सीधी सी बात है। न, नहीं, मत, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, निषेधवाचक, मनाही, प्रोहिबिटेड, सरल है। चलते हैं 95 क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से अलंकार आ गया साथियों। हमने प्रश्नवाचक छोड़ दिया। प्रश्नवाचक वाक्य सरल है, उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, इस तरह के प्रश्न करने का बोध होता है, वहाँ पर होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस तरह से हमने सरल वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के उदाहरण बता दिया और
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 7 प्रकार के उदाहरण बता दिया प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर। और आपको विस्तार से देखना है तो मैंने आपको बताया उन सारे के संबंध में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, अव्यय, ये सब से संबंधित हमारा वीडियो बना हुआ है। वहाँ पर विस्तार से जा कर के आप पूरा देख सकते हैं, पूरा वहाँ पर डिटेल वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आ जाते किसके बारे में? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। देखिए कौन काव्य की शोभा बढ़ाता है? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर अलंकार। अलंकार में बोला जाता है ना, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। ये इस तरह से आचार्य दंडी ने कहा था। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये केशव जी की पंक्ति है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट जैसे परीक्षाओं में, याद रख लीजिए। तो ये हो जाएगा स नंबर अलंकार। 96 क्वेश्चन देखते हैं। शब्दालंकार के प्रकार भेद कौन से हैं? देखिए अलंकार के 2 भेद होते, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर शब्दालंकार के भेद में क्या गया? द नंबर, ये सभी, अर्थात अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार के भेद या प्रकार हैं। चलते हैं 97 क्वेश्चन में क्या है? अर्थालंकार के प्रकार या भेद कौन से हैं? देखिए शब्दालंकार के भेद तो देख लिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार के भी भेद हैं। ऑप्शन हो जाएगा द नंबर, ये सभी, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सारे हो जाएंगे। और उसमें हैं अलग अलग और ज़्यादा है, अन्योक्ति, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, वो सारे आ जाते हैं उसमें अर्थालंकार के अंतर्गत। मानवीकरण वगैरह वो सब आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रमुख 3 को लिया, चौथे में ये सभी डाल दिया। चलते हैं 98 क्वेश्चन की ओर। तो आपको अलंकार से संबंधित भी ज़्यादा विस्तार से जाना है तो हमारा वीडियो है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। एक उदाहरण लिया गया है, देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही सरल, अलंकार में सबसे सरल अलंकार होता है। ऑप्शन हो जाएगा साथियों अ नंबर, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की विशेषता क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिए त की आवृत्ति कितने बार आया है? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, कितना आया? 5 बार। 2 बार ही आ गया तो अनुप्रास हो जाता है, ध्यान रखिए। तो ये बहुत सरल अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौरात नर जो पाए बौराए। हमने एक ही लाइन लिखा क्योंकि यहाँ पर जगह कम होता है, पूरा नहीं लिखा। ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, बहुत फेमस है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा। ये किस अलंकार का उदाहरण है? देखिए में कौन सा अलंकार है? बहुत सरल है। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, यमक अलंकार। देखिए यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ तो आप बोले थे कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास होता है, तो ये यमक कैसे हो गया? अनुप्रास कब मैं बताया? जब सामान्य रूप से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, जहाँ पर 2 शब्द समान रूप से प्रयोग होता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वो न तो अनुप्रास होगा और न ही पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में भी
दो शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है उसमें, दोनों शब्द के सामान्य अर्थ होते हैं। जैसे धीरे धीरे, अलग अलग, हम वहां पर लिख सकते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम ना तो पुनरुक्ति प्रकाश लिख सकते और न ही अनुप्रास लिख सकते, क्योंकि ये दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड, स्वर्ण, और दूसरा होता है धतूरा, जिसके फल को, जिसके फूल को शिव जी में चढ़ाया जाता है। तो ये दो अलग अलग अर्थ होने, एक ही दो तरह के शब्दों में अलग अलग अर्थ होने के कारण ही वहाँ पर यमक अलंकार होता है साथियों। इस तरह से हमारे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 3 बेर खाती थी सो अब 3 बेर खाती है। तो 3 बेर के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। 3 बेर मतलब 3 बार, 3 बेर मतलब 3 बेर के फल। ये आप हमारे अलंकार की वीडियो को देख करके अच्छी तरह से अंतर समझ सकते। हम यहाँ पर केवल इतना ही बता सकते। चलते हैं 100 क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही सरल है। रहीम के दोहे जो 9th क्लास हिंदी बी कोर्स में है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन में कौन सा अलंकार है। बहुत ही सरल है। इस अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, बहुत सरल। उत्तर हो जाएगा साथियों श्लेष अलंकार। 2 या 2 से अधिक शब्द प्रयोग होता है और सब में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, या एक शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहां पर हो जाता है कौन से, श्लेष अलंकार। तो इस तरह से साथियों, जैसे बोल दिया जाता है मंगन को देख ही देत पट बार बार है। मंगन यानी भिखारी को, मांगने वाले को देख करके पट, पट के यहाँ पर 2 अर्थ होते। पट मतलब दरवाजा भी होता है, डोर, और पट का मतलब वस्त्र भी होते हैं। तो भिखारी को देखकर एक व्यक्ति दरवाजा बंद कर लेता है, एक व्यक्ति भिखारी को देखकर अपने कपड़े दान कर देता है। एक ही शब्द के 2 अर्थ, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। 101 प्रश्न में देखते हैं क्या है। चरण कमल सम कोमल में कौन सा अलंकार है। देखिए अब ये शब्द अलंकार समाप्त हो गया, अर्थ अलंकार से संबंधित उदाहरण आ गया। चरण कमल सम कोमल, उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर। उपमा अलंकार है। आपको उपमा अलंकार समास में भी बताया था, कौन से, कर्मधारय समास में उपमा अलंकार के संबंध में। चलते हैं 102 क्वेश्चन की ओर। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है। देखिए पहला हमने लिया उपमा अलंकार का, दूसरा क्या बताया था, ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है साथियों, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पर होता है उपमा रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, 2 वस्तुओं में समान गुण धर्म और स्वभाव के आधार पर तुलना किया जाता है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। यहाँ पर देखिए चरण कमल बंदव हरिराई, उसके पैरों को किसके समान बता दिया गया, चरण कमल, चरण यानी पैर, पद पाद, कमल के समान बता दिया, उस ईश्वर के
पैरों की मैं वंदना करता हूँ, कहता है। हरि मीन्स ईश्वर। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। चलते हैं 103 क्वेश्चन की ओर। सोहत ओढ़ है पीतु पटु, श्याम सलवने गात, मनव नील मणि शैल पर, आतप पर्यव प्रभात में कौन सा अलंकार है? देखिए, ये 10वीं कक्षा का है, बिहारी के दोहे से संबंधित है साथ। पहला दोहा ही है। उत्तर हो जाएगा स नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है साथियों? यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। मनो, ये इसकी प्रमुख पहचान है। जनु, जानू, मनो, मानहु, मानव, ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं जो संभावना व्यक्त करते हैं, इसलिए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस दोहे में भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। 104 क्वेश्चन देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के में कौन सा अलंकार है? देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, ये है साथियों आपका विशेष रूप से 9वीं कक्षा 1 वर्ष का है। मेघ आए पाठ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा ब नंबर, मानवीकरण। जहाँ पर किसी प्राकृतिक वस्तु को, प्राकृतिक चीज को मनुष्यों के जैसा हाव भाव करते वर्णित कर दिया जाता है, वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। तो ध्यान देखिए, मेघ को सज धज करके आने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? सबको मालूम हो गया होगा, बहुत ही सरल है। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, अतिशयोक्ति। इसके संबंध में एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है साथियों, जो राणा प्रताप से संबंधित है, महाराणा प्रताप से। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, राणा साहब के घोड़े का नाम था चेतक। ये भी कई परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। ये आपको 2 प्रश्न यहाँ पर बन गया। एक तो अतिशयोक्ति अलंकार भी आ गया और उसके घोड़े का नाम भी पता चल गया। तो बढ़ा चढ़ा करके, अतिशयोक्ति का मतलब है किसी घटना को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माली आवत देख करी, कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लई, कल ही हमारी बार में कौन सा अलंकार है? देखिए, माली आवत देख कर, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? जहां किसी उक्ति के माध्यम से, उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, उक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही जाए, तब वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। तो यहां पर हो जाएगा स नंबर, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं 107, 107वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर बदल गए साथियों। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं। देखिए, काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसको कहा जाता है साथियों अ नंबर, रस। रस केवल जूस वाले रस को नहीं कहा जाता, ये काव्य का रस है।
ये आत्मा को आनंदित करती है। रस तो केवल फिजिकल भौतिक रस केवल जीव को आनंद देता है। ये रस साहित्य का रस है, हमारी आत्मा को आनंदित करता है। इसलिए इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है रस को। चलते हैं 108 क्वेश्चन की ओर। रस से संबंधित भी हमारा वीडियो है साथियों, वहाँ पर जा कर के विस्तार से देख सकते हैं। रस के अवयव अंग कौन से हैं? यह रस के कितने अवयव या अंग हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा साथियों 4 प्रकार के अवयव या अंग हैं। 4 अंग हैं रस के। उसमें पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव और अनुभाव, तीसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। ये उपर्युक्त सभी ये चारों रस के अवयव या अंग हैं। तो इस तरह से साथियों चलते हैं 109 प्रश्न की ओर। रस के सामान्यतः कितने प्रकार हैं? बहुत ही सरल है। रस के कितने प्रकार हो सकते हैं? उत्तर हो जाएगा साथियों नंबर 9 प्रकार के रस होते हैं। वैसे तो रस के अधिष्ठाता आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 प्रकार के रस माने हैं। शांत रस को भी उन्होंने नहीं माना, लेकिन यहाँ पर शांत रस को मान करके 9 होता है, और वात्सल्य रस को मानते हुए 10 रस भी होते हैं साथियों। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं 110 क्वेश्चन की ओर। संचारी या व्यभिचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? देखिए साथियों, संचारी भाव जिसको कहा जाता है व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये कई बार इवन नेट की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। संचारी भावों की संख्या होती है 33, और इसके विस्तार से हमने लिख करके पूरे 33 के 33 नाम रस वाले वीडियो में वर्णन किया है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और आज इस वीडियो का अंतिम और 111वां प्रश्न है साथियों। 111वां प्रश्न है साथियों, लास्ट है। रस में अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए, उत्तर हो जाएगा साथियों 8 नंबर। देखिए, हमने पिछले में बताया था रस के अवयव या अंग कितने हैं? 4 हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन अनुभावों की संख्या कितनी है? अनुभावों की संख्या है साथियों नंबर 8 है। और वो 8 के नाम हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप या कंपन, छठवां विवर्णता अथवा रंगहीनता, सातवां अश्रु, आठवां प्रलय अर्थात संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता। ये अनुभाव के 8 प्रकार हैं साथियों। तो इस तरह से हमने रस के प्रमुख भागों को छूने का प्रयास किया। उदाहरण वगैरह में हमने जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि रस से संबंधित हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। वहाँ जा कर के उसके उदाहरण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से साथियों हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी बहुत से भाग बचे हुए हैं, उस पर भी हम आगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।